फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में जानकारी प्राप्त की और उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया। आज उसी क्रम में कुछ और प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपके सामने बोर्ड पे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित एक प्रॉब्लम लिखी हुई है। देखिए क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से समझाइए कि संकुल आयनों हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट थर्ड संकुल आयन व हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट सेकंड संकुल आयन में से कौन सा अधिक स्थायी है। ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछी गई है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करें। ओके, तो देखिए इसमें दो बातें हैं। जो प्रॉब्लम है उसमें स्थायित्व की बात की गई है, यानी दो संकुल आयन हमें दिए गए हैं, उन दोनों संकुल आयनों के स्थायित्व की तुलना करनी है और तुलना हमें जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है उसका इस्तेमाल करते हुए तुलना करनी है। ओके, देखिए इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए, हम जानते हैं जब हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के बारे में हमने बात की थी। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा जब हम विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो जब किसी संकुल आयन के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वह संकुल आयन स्थायी होता है। लेकिन अगर किसी संकुल आयन के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान अगर हमें धनात्मक प्राप्त होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो संकुल आयन अस्थायी होता है। ये बात क्लियर हुई, कौन सा संकुल आयन स्थायी होगा और कौन सा संकुल आयन अस्थायी होगा। ओके, तो देखिए इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार ये जो एक्वा लिगेंड है जो कि धातु के साथ में जुड़ा हुआ है, 6 एक्वा जो लिगेंड है दोनों ही केसेस में धातु के साथ में जुड़े हुए हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है ये आइडेंटिफाई करना कि कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन टाइप का है या लो स्पिन टाइप का है। इसका निर्धारण हम लिगेंड की प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग टाइप का है तो वो कॉम्प्लेक्स लो स्पिन टाइप का होगा और अगर लिगेंड वीक टाइप का है तो वो हाई स्पिन टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखिए, इसके लिए हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसमें कौन सा लिगेंड किस क्षेत्र में पड़ता है इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्वा जो लिगेंड है वो हम जानते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वीक फील्ड वाले लिगेंड है उसके अंतर्गत आता है। तो चूंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार H2 क्या है, दुर्बल प्रकृति का लिगेंड है। जब हम दुर्बल प्रकृति का लिगेंड मेटल के समीप लेकर के आते हैं तो वह मेटल के d ऑर्बिटल्स को कम स्प्लिट कर पाता है, क्योंकि जब लिगेंड है वो दुर्बल प्रकृति का होगा तो वह मेटल्स के d ऑर्बिटल्स को कम प्रभावित कर पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका स्प्लिटिंग कम होता है। जब d ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग कम होता है तो जो क्रिस्टल की स्प्लिटिंग एनर्जी है, जब हमने विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्रों में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का पैटर्न देखा था, तो उसमें जो स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स हैं जिनको हम कम ऊर्जा के T2G व उच्च ऊर्जा के Eg ऑर्बिटल्स कहा था, उनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसको हम डेल O से डिनोट करते हैं। यानी अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, तो उसका मान हमें क्या होता है, कम प्राप्त होता है। जब कम प्राप्त होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हाई स्पिन होगा। और जब हम हाई स्पिन प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस के विपाटित d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं
तो ठीक उसी प्रकार से हम उन विपाटित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं जिस प्रकार से हम डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, कोबाल्ट थर्ड वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये लेते हैं। इसमें देखिए कोबाल्ट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम 3d6 4s0। फिर उसके बाद में हम ये जो बी कक्षकों का जो विपाटन प्रारूप है, प्रतिरूप है, वो हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स डीजनरेट स्थिति में इस प्रकार से होंगे। जब इनका स्प्लिटिंग होगा तो स्प्लिटिंग इस प्रकार से होगा और स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ओके, हमने क्या किया, डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग कर दिया है और स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में कुंड के नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ वो प्रिंसिपल के अनुसार हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को भर दिया है। इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात हम इस व्यवस्था के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान कैलकुलेट करेंगे, जिसके बारे में हम पिछली कक्षा में या पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें चर्चा कर चुके हैं। तो किसी भी अष्टफलकीय संकुल के लिए जब हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, -0.4 n1 + 0.6 n2 del O + np, जहां पे n1 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल्स है और n2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स है। और डेल O आपको पता ही है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, n क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और p क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या है, p है। ओके, तो हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी, टोटल एनर्जी आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए इस व्यवस्था में T2g ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो n1 का मान हमने 4 पुट कर दिया, -0.4 × 4 प्लस 0.6 × n2 का मान कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स 2। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, 1.6 माइनस प्लस 1.2 प्लस, तो कितना आ गया, 0.4 माइनस का डेल O प्लस p। ये बात क्लियर हुई। तो इसका जो CFSE का मान है वो इतना आ गया। अब दूसरे केस में देखिए, हम ये जो संकुल आयन है दूसरा, इसमें कोबाल्ट 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके लिए हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 3d7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर इसमें d ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से भरेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे देखिए T2g ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 5 है। तो हम लिखेंगे, ये देखिए इसमें n1 का मान 5 लिखेंगे तो कितना आ गया, 2.0 माइनस प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। 0.6 × 2 कितना आ गया, 1.2। 2 में से 1.2 लेस करेंगे तो कितना आ गया, -0.8। तो ये माइनस का 0.8 डेल O प्लस, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे p को। देखिए इस प्रकार से हमें दो क्रिस्टल फिल्टर एनर्जी का मान प्राप्त हुआ है, दो भिन्न संकुल आयनों के लिए। ओके, अब इन दोनों की तुलना कर लीजिए कौन सा ज्यादा है। तो तुलना हम सीधे वैसे भी कर सकते हैं और इसमें कुछ मान आप अज्यूम करके भी कर सकते हैं। देखिए p यहाँ पे भी है और p यहाँ पे भी है। सपोज करिए p का मान 1 है, ठीक है, दोनों स्थितियों में क्या है, 1 है। और डेल O का मान लीजिए x है, डेल O का मान क्या है, x है। तो देखिए इसके केस में क्या हो जाएगा, -0.4 x + 1। ओके, और इसके केस में क्या हो जाएगा, -0.8 x + 2 × 1 2। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, -0.4 x + 1।
ओके, तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा -0.8x + 2, क्योंकि p का मान हमने क्या मान लिया है 1 मान लिया है। ओके, अब देखिए x से कोई भी मान रखिए, x का मान इस प्रकार से रखिए इसका मान CFSE का मान ऋणात्मक आए। देखिए यहाँ पे हमने x का मान 10 रख लिया है, x का मान कितना रखा है 10 रखा है। दोनों स्थितियों में जब हम x का मान 10 रखेंगे तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 4। ओके, 4 + 1, तो यहाँ पे देखिए 4 क्या है माइनस का और ये 1 क्या है प्लस का, तो कितना आ गया -3। ओके, इसी प्रकार से x का मान इसमें भी 10 ही रखिए, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस का +2, ये कितना आ जाएगा -6। यानी जो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड जो आयन संकुल आयन था उसके लिए CFSE का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है, और जो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट सेकंड जो संकुल आयन था उसके लिए हमें CFSE का मान कितना प्राप्त हुआ है -6। अर्थात ये वाला जो संकुल आयन है इसके लिए CFSE का मान हमें अधिक ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट सेकंड संकुल आयन है इसके लिए CFSE का मान अधिक ऋणात्मक होने की वजह से ये संकुल कंपैरेटिवली अधिक स्थायी होगा। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो उसमें देखिए सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है CFT के अनुप्रयोग, CFT के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ CFT। तो देखिए पहला एप्लीकेशन तो यही है, इसमें संकुल यौगिकों के या संकुल आयनों के स्थायित्व की हम तुलना कर सकते हैं, यानी स्टेबिलिटी, संकुलों का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, यानी कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम होगा। जैसे अभी हमने ये इस प्रॉब्लम के माध्यम से ये हम CFT का अनुप्रयोग ही हमने डिस्कस किया है। तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होगा बजाय कि इस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। यानी ये संकुल आयन ज्यादा स्टेबल है, ये कंपैरेटिवली कम स्टेबल है। ओके, दूसरा देखिए कलर। अधिकतर जो संकुल यौगिक हैं वो जो संकुल आयन हैं वो रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा है वॉयलेट कलर का है, ऐसा है वॉयलेट कलर का है। और देखिए इस कलर के पीछे रीजन क्या है, जब हम किसी संकुल आयन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं और वो भी कौन से रीजन से, विजिबल रीजन से, विजिबल रीजन से ये जो कॉम्प्लेक्स है
वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के पश्चात क्या करता है, ये हाई एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स में मूव करता है। ओके, एनर्जी एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप ये निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल से हाई ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में मूव करता है। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग प्लैंक्स इक्वेशन h न्यू, E बराबर h न्यू और h c अपॉन लैम्डा। यहाँ पे देखिए जो लैम्डा है, यानी इन दो डी ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसका जो लैम्डा है वो इस विजिबल रीजन के लैम्डा से मैच करना चाहिए, तभी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। और उसी रीजन की, उसी जो एरिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक जो बुंच ऑफ रेडिएशंस है उसमें से कौन सी रेडिएशंस इस कंपाउंड के द्वारा एब्जॉर्ब होगी वो डिसाइड होती है इस एनर्जी गैप के माध्यम से। तो ये बात क्लियर हुई। तो अब देखिए, सपोज करिए इसने एक पर्टिकुलर कलर वाली जो रेडिएशन है विजिबल रीजन से इसने कंपाउंड ने एब्जॉर्ब की है। तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर है वो हमें दिखाई देता है। ओके, तो इसमें देखिए जैसे पर्पल है उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर है वो ग्रीन है। यानी अगर किसी कंपाउंड के द्वारा पर्पल कलर का एब्जॉर्प्शन हुआ है उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर है ग्रीन, वो कंपाउंड हमें क्या दिखाई देगा, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए ये जो टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट कंपाउंड है वो हमें वॉयलेट कलर का दिखता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि इस कंपाउंड ने वॉयलेट कलर का जो कंप्लीमेंट्री कलर है उसको एब्जॉर्ब किया है, इस वजह से ये हमें कलर दिखाई दे रहा है, वॉयलेट कलर का दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखिए एक तो होता है एब्जॉर्ब कलर, एब्जॉर्ब कलर होता है एब्जॉर्ब रेडिएशन, और एक होता है कंप्लीमेंट्री कलर, कंप्लीमेंट्री कलर। सपोज करिए कोई जो कंपाउंड है वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका रीजन क्या है, उस पे जो विजिबल रीजन से जितने भी रेडिएशंस गिर रहे हैं उन सभी रेडिएशंस को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए वो क्या दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। सपोज करिए कोई कंपाउंड व्हाइट कलर का है, इसका मतलब क्या है, जब हम उस कंपाउंड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो भी विजिबल रीजन से हम उस पर इम्पार्ट करते हैं तो वो सभी रेडिएशंस को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कोई भी रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं की है। ओके, तो उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर व्हाइट होता है, इस वजह से हमें वो व्हाइट दिखाई देता है। ओके, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आगे के जो अनुप्रयोग एप्लीकेशंस हैं उन पे हम बात करेंगे। ओके।